आईओ साहब को तो सर्वे सर्वा मान लेते हैं कई सारे वकील साहब की ये नहीं चाहेंगे तो बेल ही नहीं होगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईओ का काम होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम होता है उस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करना। अब कोई चीज हाइड करना वो एक बात अलग है, पर कोई चीज एड ऑन नहीं हो सकती जब तक कि कोई चीज उसके हाथ में ना आए। दोस्तों जब भी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है, क्रिमिनल केस कहीं पर भी कोई दर्ज होता है किसी के भी अगेंस्ट में, तो जो केस दर्ज हुआ उसमें सबसे बड़ा रोल होता है पीपी साहब का, क्योंकि उन्हें ही उस केस को आगे तक लेके जाना है। अब वो एक्विटल होगा या उसको सजा मिल जाएगी वो डिपेंड करता है, मतलब कन्विक्शन होगा या फिर एक्विटल होगा। उससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वो है आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, या फिर हम ये बोल सकते हैं जिसने उस केस को पूरा देखा, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट लगाई, चार्जशीट फाइल की। चार्जशीट दायर करने तक भी 2-3 आईओ बदल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। आईओ बदलते हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन और फर्दर होती रहती है। कई बार आपने देखा होगा उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट आती है, कभी कभी एफएसएल रिपोर्ट आती है, और ये सभी चीज देखा जाए तो बार बार परेशान करते हैं किसी इंसान को बेल लेने में। और कई बार ऐसा भी देखा गया कि आईओ साहब को तो सर्वे सर्वा मान लेते हैं कई सारे वकील साहब की ये नहीं चाहेंगे तो बेल ही नहीं होगी। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईओ का काम होता है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का काम होता है उस केस की पूरी इन्वेस्टिगेशन करना, हर चीज को अपनी डायरी में रिकॉर्ड करना, और उसके बाद में अगर मामला 10 साल तक की सजा का है तो उसको 2 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल करना, मतलब कि 60 दिनों में चार्जशीट फाइल करना। और मामला अगर 10 साल से ऊपर के मामले हैं तो उसमें 90 दिनों में चार्जशीट को फाइल करना। और ऐसे में घबराना डरना नहीं चाहिए कि ये क्या कर देगा हमारे अगेंस्ट, सिर्फ वही करेगा जो उसके हाथ में लगेगा। अब कोई चीज हाइड करना वो एक बात अलग है, पर कोई चीज ऐड ऑन नहीं हो सकती जब तक कि कोई चीज उसके हाथ में ना आए। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी इस वीडियो को देख रहा है जिसके ऊपर ये केस हुआ है किसी भी तरह का, या सगा संबंधी जानकार कोई आपका जेल में है, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखना। जितनी भी दोस्तों हम वीडियोस लेकर आते हैं उसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करते हैं, जो प्रैक्टिकली हमने देखा है, और प्रैक्टिकली ही मैं वीडियो लेकर आता हूं। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ होता है उस पर बात कर रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टिगेशन बायस तरीके से की है किसी भी आईओ ने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने, तो वो सस्पेंड हो सकता है, उसकी वर्दी तक उतर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाला जो चाहेगा वो करेगा। वो जमाना लद गया, वो जमाना चला गया। कभी ऐसा होता था, मैं ये नहीं बोल रहा कभी हुआ ही नहीं, होता था, पर ये बहुत पहले की बातें हैं। अब तो देखा जाए तो समाज बहुत जागरूक हो चुका है, सभी के पास कैमरा फोन है, 2 मिनट में वीडियो बन जाती है, 2 मिनट में फोटोज क्लिक हो जाती है, यहां से वहां डाटा चला जाता है। तो अब आपको ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला जो भी कोई चार्जशीट लगाएगा वो सिर्फ एविडेंस के आधार पर ही लगाएगा। बिना एविडेंस के आधार पर ऐसी कोई भी चार्जशीट फाइल नहीं हो सकती, या फिर लगेगा पुलिस को कुछ है ही नहीं तो क्लोजर रिपोर्ट लगा देगा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जब आप बेल लगाते हो ना, और अगर आपकी बातचीत नहीं हुई आईओ साहब से, तो कोर्ट में कुछ वो झूठे सबमिशन भी दे देते हैं। अगर झूठे सबमिशन देते हैं और आपके वकील साहब थोड़े भी चालाक हुए तो वहीं पर उस मुद्दे को उठा देंगे और बोलेंगे झूठा सबमिशन है। एक बार हमारे पास एक केस आया था, एक बेल डिसमिस हो गई थी, गाजियाबाद का केस था ये, और उस केस के अंदर बोला आईओ साहब ने कि इसमें सीसीटीवी फुटेज है, बट रिप्लाई में कोई जिक्र था ही नहीं। जब बेल डिसमिस हो गई और मेंशन भी किया गया कि इसके बारे में सीसीटीवी फुटेज है, ये मेंशन था, हमने एक एप्लीकेशन लगाकर पूछ लिया कि भाई कहां है वो सीसीटीवी फुटेज, हमने तो कहीं देखी नहीं, और ना आईओ साहब ने रिप्लाई मेंशन की है। तो ऐसे मुद्दे अगर आप उठाओगे तो वो मंगाई जाएगी सीसीटीवी फुटेज, और नहीं है तो वहां पर उस पुलिस वाले को बहुत तगड़ी लताड़ पड़ेगी और उसको सीधा कर दिया जाएगा जज साहब के द्वारा। डरने की जरूरत नहीं है। जब भी आप कोर्ट में खड़े होते हैं बेल पर आर्ग्यू करने के लिए, पुलिस वाले से रिप्लाई मांगे, वो आपका अधिकार है। वो क्यों आपकी बेल को रुकवाने के लिए आया है, उसने उस रिप्लाई में पूरी बातें लिखी होती हैं, उसको देखे पढ़े। जैसे ही आपका नंबर आ गया कोर्ट में आप खड़े हैं, और कोर्ट में खड़े तभी आपको रिप्लाई तब भी नहीं मिला। आपने बोला मजिस्ट्रेट साहब से या फिर जज साहब से, जो भी सेशन कोर्ट जज हैं, उनको आपने बोला कि जनाब मुझे तो इसका रिप्लाई मिला ही नहीं, मैंने बेल फाइल की है। तो जज साहब वहीं बोल देते हैं कि इसका रिप्लाई सप्लाई कीजिए। जैसे ही आपने रिप्लाई की कॉपी ली, आप बोल दीजिए कि जनाब मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए ताकि मैं इसको पढ़ लूं। पढ़ तो लूं, ये बोलना क्या चाहते हैं, आप टाइम ले सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा टाइम आपको मिल जाएगा। और ऐसे में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, छोटा रिप्लाई है, फटाफट वहीं खड़े होकर 2 मिनट के लिए पढ़ लो। कई बार ऐसा लगता है ना कि अगर पास ओवर लेंगे 2 घंटे बाद नंबर आएगा, तो बोल दो 2 मिनट का टाइम लो और फटाफट से उसको पढ़ लो और बहस कर दो। जो जो बातें उसमें लिखी है वही बातें आईओ बोलेगा, वही बातें आईओ पीपी को बताएगा। तो ऐसे में डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी बातों को सही से कोर्ट में रखोगे तो आईओ साहब आपकी बेल को डिसमिस नहीं करा पाएंगे। बार बार जो पुलिस वाले बोलते हैं कि बेल डिसमिस करा दी, आईओ ने इतना बोला उतना बोला, उसकी ड्यूटी है, उसको बोल
खोलने दो। अब इसमें बहुत सारी चीज देखी जाती हैं, जैसे मान लीजिए कि चार्जशीट लग गई है, चार्जशीट नहीं भी लगी मान लो, तो वहां पर इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। जब आपसे कोई भी चीज सीज की गई, कोई चीज सीज की जाती है, बोलते हैं कि इसके पास से ये चीजें मिली, फर्जी नोट मिले या फिर फर्जी दस्तावेज मिले, कुछ भी चीज मिली, तो कहां है वो इंडिपेंडेंट विटनेस? आप ये सवाल पूछते क्यों नहीं हो? सीआरपीसी का सेक्शन 100 देखिए आप, इसके आधार पर तो आजकल लोगों की एनडीपीएस में बेल हो जाती है। एक मिंटू का जजमेंट आया था, 2025 का जजमेंट है, उसको पढ़ लेना आप। उसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि ये प्रोविजंस हैं, इन्हें फॉलो करना मैंडेट है, जरूरी है, इंडिपेंडेंट विटनेस होना चाहिए। ऐसे ही किसी को अरेस्ट करके जेल में आप लंबे समय तक रख नहीं पाओगे। और अरेस्ट भी करने गए हो तो वहां पर डीके बासु का जजमेंट है ना 97 का, उस जजमेंट को देखिए। उसमें जो 11 गाइडलाइंस दी गई हैं, उन 11 गाइडलाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। पुलिस वाला अरेस्ट करने आया, वर्दी में था कि नहीं, उसका बैच क्लियर था कि नहीं, उसने जब वहीं बैठकर अरेस्ट मेमो बनाया कि नहीं, आसपास का पड़ोसी कोई गवाह लाया कि नहीं कि हम अरेस्ट कर रहे हैं इसको। साथ में अगर अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले गए, साथ में अगर उसको अरेस्ट कर लिया और घर से अरेस्ट नहीं किया, बाहर से अरेस्ट किया, पुलिस स्टेशन ले गए, समय रहते उसके परिवार को कॉल करवाया गया कि नहीं, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट साहब के सामने लेकर गए कि नहीं, उसका मेडिकल हुआ कि नहीं, बहुत सारी बातें हैं। ये सब बातें आप देखेंगे, डीके बासु से कनेक्ट करेंगे ना केस को, तो आपको बेल भी मिलेगी। और आप बोला कीजिए कोर्ट में खड़े होकर कि इन्होंने मैंडेट प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया है, जो गाइडलाइन दी गई डीके बासु में उसको फॉलो नहीं किया गया, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। आप डरोगे तो और डराएगा सामने वाला, भय का भूत होता है ये, जितना ज्यादा आप सामने जाओगे ना उतना ज्यादा पीछे भागेगा। आप तरीके से कोर्ट में अगर केस को प्रेजेंट करेंगे, कई बार मैंने देखा है कि आके आयु साहब बोलते हैं कि मैं तो इसकी बेल सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होने दूंगा, और उसी आदमी की बेल हाई कोर्ट से हो जाती है। कई बार हुआ मेरे साथ, तो ऐसा बहुत बार हुआ। तो इन चीज ये गीदड़ भक्कियां हैं सारी, ये डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ गलत किया है, आपके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंसेस भी हैं, तो भी बेल देने का प्रोविजन है, तो भी बेल दी जाती है अपने देश में। ऐसा मत डरो कि आपकी पूरी जिंदगी जेल में कटने वाली है, आपके सगे संबंधी की पूरी जिंदगी जेल में कट जाएगी। आपके सवाल होते हैं ना, तो आप व्हाट्सएप पे पूछा कीजिए, मुझे मैसेज कर या कमेंट बॉक्स में सजेशंस दिया कीजिए, मैं रिप्लाई करता हूं। जजमेंट्स का हवाला आप जरूर लो अगर बेल लेना चाहते हो। आईओ की बातों में मत आओ, धमकी में मत आओ। एक दो बार उसने बेल डिसमिस करवा दी, कोई बात नहीं, लड़ाई है ये, तो कभी उसकी जीत कभी हमारी जीत, कभी बॉल इस पाले में कभी बॉल उस पाले में, उससे डरने की जरूरत नहीं है। और किसी भी केस में अगर 3 4 5 एक्यूज होते हैं, तो आप ये बोलना शुरू मत करो उसने किया इसने किया, बोल एक दूसरे कोर्ट में मत फेंको। आप उसकी जिम्मेदारी लो, केस को सही से प्रेजेंट करो, बेल आपकी हो जाएगी। साथ में प्रोविजंस को आप और भी देख लीजिए। अगर कोई ऐसा मामला है 7 साल से कम के अगर सजा का प्रावधान था, तो ऐसे में रमेश कुमार का जजमेंट, सत्येंद्र अंटिल का जजमेंट, बहुत सारे जजमेंट आए। अगर इलीगल डिटेंशन का मामला है, इलीगल कस्टडी का मामला है, विहान कुमार का लेटेस्ट जजमेंट है, उसको आप देख लीजिए। आपको जो भी कुछ चाहिए होता है, इवन कोई जजमेंट भी चाहिए होता है ना, आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा कीजिए, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा आपको। और दोस्तों एक बात को आप जान लीजिए कि कभी भी आप जब बेल लगाते हो, और बेल आप लगा रहे हो, फिर चाहे एंटीसिपेटरी बेल हो चाहे रेगुलर बेल हो, पुलिस वाला कहीं पर भी परेशान आपको कर रहा है, आपको लड़ाई पूरी लड़नी है, आधी लड़ाई नहीं लड़नी है। सेशन कोर्ट बेल लगाओ, हाई कोर्ट लगाओ, सुप्रीम कोर्ट लगाओ, तीनों जगह जाओ, घबराओ मत आप, बेल कहीं ना कहीं से आपकी हो जाएगी। अगर एंटीसिपेटरी बेल है, सेशन से शुरू होती है। अगर रेगुलर बेल लगा रहे हो, चीटिंग के मामलों में लगा रहे हो, चीटिंग फॉर्जरी में, तो मजिस्ट्रेट साहब के पास पहले बेल लगेगी, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है पहले मजिस्ट्रेट साहब के पास जाकर बेल को रिजेक्ट या डिसमिस करवाना ही पड़ेगा तभी सेशन कोर्ट जाओगे, ऐसे नहीं होगा दोस्तों। बेल मिल जाती है मजिस्ट्रेट साहब के पास से भी, सिर्फ आपके वकील साहब केस को अच्छे से प्रेजेंट करें, अच्छे से केस के फैक्ट्स को बताएं। अच्छे से केस के फैक्ट्स को अगर आपके वकील साहब बता दें, साथ में कानून बता दें, कहां कानून टूटा, कहां चीजों को फॉलो नहीं किया गया, कहां कंप्लायंस नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, आपकी बेल हो जाएगी। तो आज के बाद आईओ पर ब्लेम देना छोड़ दो कि उसने हमारी बेल नहीं होने दी, वो कोई नहीं होता। उसके पास एविडेंस है, वो अपने एविडेंस लाए, आपके वकील साहब में दम है आपकी बेल कराने, वो आपकी बेल करा के दिखा देंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। और कोई भी सवाल आपके दिल में है या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आए, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस और लेकर आ सके और आपको कानूनी जानकार बना सके। अच्छा लगा दोस्तों आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।